साथियों, नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का ही, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रा एक बार इस पर नज़र डालिए। हमें इसमें देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर पड़ता है और जिससे क्षेत्रीय सत्ता का परिवर्तन होता है। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना प्रारंभ होता है। पूर्व से मतलब ये है कि भारत, इंडोनेशिया आदि जैसे देशों में बंगाल में व्यापार शुरू करते हैं 1651 में। अब उस व्यापार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापार से युद्ध तक, यानी कि प्रॉफिट, आज भी कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए एक तरीके से युद्ध स्तर पर ही कार्रवाई कर रही है विभिन्न देशों में। प्लासी का युद्ध 1757 बहुत इंपॉर्टेंट है और 1757 से 1857 100 साल लगते हैं कंपनी को एक सत्ता स्थापित करने में। कंपनी के अफसर नवाब बन जाते हैं, इतना धन उन्हें प्राप्त होता है कि वे नवाबों जैसा जीवन जीने लगते हैं। कंपनी का फैलता शासन, अब कंपनी जो है हर तरीके से अपने शासन को फैलाना चाहती है, रेजिडेंटों को तैनात कर देती है, सहायक संधियाँ करती है और साथ में जो उनकी बात नहीं मानते उनके साथ सीधे टकराव भी करती है। टीपू सुल्तान, मराठों से लड़ाई, फिर सर्वोच्चता का दावा और ये विलय नीति। विलय नीति के साथ नए शासन की स्थापना, यानी कि 1857 की लड़ाई होती है और कंपनी की फौज एक अहम रोल निभाती है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। ध्यान दीजिए, 1707 में औरंगजेब, 1600 में कंपनी का गठन होता है और 1651 में बंगाल में व्यापार शुरू करते हैं, अपना वेयर हाउस बनाते हैं और वहाँ से प्लासी का युद्ध, ये जो है 1757 से लेकर एक तरह से 1857, ये 100 वर्ष लगते हैं। तो 100 वर्षों में भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उथल पुथल होती है, उसको हमें इस अध्याय में देखना है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ आएंगे और किताब को आपको लाइन टू लाइन ही पढ़ना है, कोई शॉर्टकट नहीं। सीटेट पास करना है तो कोई शॉर्टकट नहीं, बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और समझिए। तो शुरू करते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित होती है, तो उसकी शुरुआत कि भारत में उन्हें जगह कैसे मिलती है। भारत में आए तो थे वो व्यापार करने, लेकिन उस व्यापार को और मजबूत करने, सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें कई कदम उठाने पड़े। यहाँ राजनीतिक जो यहाँ की पॉलिटिक्स है उसमें शामिल होना पड़ा। अब उसमें शामिल होंगे और धीरे धीरे अपनी जगह बनाएंगे। पहले तो अनुनय विनय विनती करते हैं, फिर साथ में बैठते हैं, खाते पीते हैं, फिर उन्हीं पर दोष दिखाते हैं। ऐसी स्थिति समझिए। तो मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे और उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बिल्कुल सही है। 1707 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। जब भाई दिल्ली कमज़ोर हो गई और उनके सामने अपना क्षेत्र है और क्षेत्र में वो मजबूत हैं, तो वो अपनी ताकत दिखाएंगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थीं। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। प्रभावी केंद्र कहाँ से रहेगी? आपस में लड़ाइयाँ हो रही थीं, ऊपर से राजस्व की कमी थी, कमज़ोर शासक, तो जहाँ राजस्व अधिक इकट्ठा हो रहा था, सैन्य ताकत हो रही थी, वो अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रहे थे। इस तरीके से मुगल शासन का बिखराव हो गया। तो 1707 की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि तारीखें कौन सी, तो हमारे मतलब की तारीख है 1707 इसलिए अहम हो जाती है जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है और मुगल शासन जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट है 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। नई ताकत तो यहाँ मराठाओं की भी उभर रही थी, टीपू सुल्तान भी उभर रहे थे नई ताकत के रूप में, और यहाँ अंग्रेज भी आ रहे थे, लेकिन इनका अपना एक क्षेत्र था। मराठाओं की हालांकि मराठाओं का क्षेत्र विस्तार था, काफ़ी विस्तार पूर्वक था।
तो क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उनको तो व्यापार में क्या, व्यापारी को क्या चाहिए? प्रॉफिट, पैसा 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 पैसा। आज भी पैसा चाहिए व्यापारी को, पहले भी पैसा चाहिए था। व्यापारी का मूल मंत्र होता है प्रॉफिट। तो ये कंपनी भी यहाँ प्रॉफिट के मकसद से ही आई थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। अभी यहाँ चित्र दे रखा है कि इस चित्र को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह थे। 1857 की लड़ाई या विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ थे, तो इसीलिए अंग्रेज यहाँ उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं और उन्हें रंगून रवाना कर देते हैं और उनके बेटों को कत्ल। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए एनसीईआरटी की कोई भी लाइन छोड़ी नहीं जा सकती, ध्यान रखें। नेक्स्ट पेज पर एक चित्र है और उस चित्र में चित्र नंबर 2, 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भारत आने वाला रास्ता यहाँ दिखाया गया है कि अफ्रीका को पार करते हुए आ रहे हैं और आप देखेंगे एक द्वीप का नाम लिखा है सेंट हेलेना और फिर अफ्रीका के नीचे लिखा हुआ है कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप। भाई अगर मैं नक्शा बनाऊं यहां, अब यहां आप देखें, यहां ब्रिटिश आइलैंड है। ब्रिटिश आइलैंड से यहां आना है तो ऐसे अफ्रीका से होते हुए ये अफ्रीका नीचे, इसको कैप ऑफ गुड होप, यहां से होते हुए इस तरह से भारत आना था और पूर्वी देशों की तरफ जाना था। पूर्वी देश में चीन भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वो रास्ता है। यहां से आने में लगभग 6 महीने का समय लगेगा, जाने में लगभग 6 महीने का समय लगेगा। हम जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ आए 1498 में और यहाँ से अपने जहाज़ों का बेड़ा, क्योंकि अकेला सिंगल जहाज़ नहीं आता था पानी का, जहाज़ों का बेड़ा चलता था, काफ़ी लंबे समय तक की उसमें सामग्री हुआ करती थी। और क्योंकि रास्ता बहुत ही कठिन था, रास्ते में ही बहुत सारे लोग गुजर भी जाते थे और उसमें डॉक्टर या टेक्निकल आदमी, नाविक वगैरह हुआ करते थे। तो जब वो यहाँ आए तो यहाँ से मसाले और कपड़े, सूती वस्त्र और अन्य वस्तुओं को लेकर गए तो उन्हें काफ़ी फायदा हुआ। ऐसा नहीं है कि ये व्यापार से सामान, यहाँ यूरोप में एक यही रास्ता था, समुद्र का ही रास्ता था। इससे पहले रेशम मार्ग, जो चीन से रेशम जाता था, उसके द्वारा भारत का भी सामान जमीन के रास्ते से होते हुए, या फिर यहाँ अरब कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्री से व्यापार होता था, अरब होते हुए यूरोप पहुँचता था, लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती थी वहाँ जाकर। लेकिन अगर यहाँ से अगर एक नया रास्ता मिल जाए तो वही सामान जब यहाँ से पहुँचेगा तो उस पर काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो पुर्तगालियों को पहली बार 60% का प्रॉफिट हुआ था और जब ये प्रॉफिट की बात फैली तो दूसरे देशों ने भी रुचि दिखाई और कई देशों ने अपने नाविक अभियान पूर्वी देशों की तरफ भेजे।
तो भारत। आइए बात करते हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया। ये नाम भी याद रखने योग्य है। उस समय महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम। तो उन्हें मिलता है एक चार्टर। वो चार्टर है व्यापार करने का इजाजतनामा। कहाँ? पूर्व में। पूर्व में व्यापार करना है, यानी कि भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और ये म्यांमार, ऐसे देशों के साथ व्यापार करना है। तो याद रखेंगे चार्टर है एक इजाजतनामा। कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। अब एकाधिकार था ये, मोनोपोली। एकाधिकार क्या है? मोनोपोली, एकाधिकार को समझिए। भारत में रेल कौन चलाता है? भारत सरकार। रेल की पटरियां पूरी तरीके से भारत सरकार की हैं। अब उस पर रिलायंस अपनी रेल की पटरियां नहीं लगा रहा है, ना ही वो चला रहा है, ना कोई प्राइवेट कंपनी चला रही है। तो भारत सरकार का रेलवे पर एकाधिकार है, रेल मार्ग पर। यानी कि भारत सरकार के अलावा किसी को अनुमति नहीं है कि वो रेल चलाए, ऐसा नियम है भारत में। ऐसा ही उन्होंने वो चार्टर लिया कि जो पूर्व के देश हैं, कैप ऑफ गुड होप से घूमते हुए वो भारत आएंगे, चीन आएंगे, इंडोनेशिया आएंगे, तो वहाँ व्यापार वो ही कंपनी करेगी। उसके अलावा इंग्लैंड की, ब्रिटेन की कोई और दूसरी कंपनी व्यापार करने नहीं आएगी यहाँ। इस चीज का एकाधिकार। लेकिन यहाँ बात यह है कि यूरोप में और भी देश हैं जो अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत आ चुके थे और उसके बाद भी आएंगे। जैसे पुर्तगाल का हमने नाम लिया, डच हैं, फिर बाद में फ्रेंच, वो भी यहाँ आए। तो अपने देश को तो रोक सकते थे इस चार्टर के माध्यम से, लेकिन दूसरे देशों को नहीं रोक सकते थे क्योंकि उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए था। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, यानी कंपटीशन का कोई डर नहीं था। जब कंपटीशन का कोई डर ना हो तो आदमी रिस्क लेता है। भारत में जो रेलवे लाइनें बिछी हैं अंग्रेजों के समय में, आज भी नहीं बिछी इतनी, तो बिछने का कारण यही है कि उन्हें भी उस समय कंपटीशन का डर नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला उस पर 5% के आसपास प्रॉफिट फिक्स था। प्रॉफिट मिलना है चाहे कितना भी पैसा लगाओ। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। अब यहाँ वाणिज्यिक शब्द है, कॉमर्शियल वर्ड यूज किया जाता है। इसका मीनिंग भी लिखा है, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। तो ध्यान रखें, कंपटीशन नहीं होगा जब भी उस समय सस्ते सामान को खरीद कर ऊंचे दामों पर बेचा जा सकता है। सिंपल सी बात है भाई, सब्जी मंडी में सब्जी सस्ती मिलती है, वहां से लाएं और अपने मोहल्ले में उस पर 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये एक्स्ट्रा पर सब्जी वाले बेचते हैं। ठीक ऐसा ही समझें कि भारत से वो सामान सस्ते मिले गए और वहाँ उन्हें बेचते हैं। लेकिन कौन सा सामान? खासकर मसाले, सूती वस्त्र, ऐसे कपड़े जो डिजाइन वाले हैं जिन्हें अमीर लोग पहनते हैं और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते हुए
करते तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, यानी कि उनसे पहले पुर्तगाली आ चुके थे। वास्को डी गामा भारत आ चुके थे। जब उनका बेड़ा आया था कालीकट, तो वो जब वापस गया यहाँ से सामान लेकर, तो उन्हें 60% का प्रॉफिट हो रहा था। तो उनकी यहाँ पर उपस्थिति थी पहले से ही मजबूत थी, और उनसे पहले भी उपस्थिति थी अरब के व्यापारियों की। अरब के व्यापारी पुर्तगालियों के साथ उलझन, अब पुर्तगाली डच आए तो अंग्रेजों के साथ उलझन, फिर फ्रेंच आए, उनके आपस में उनके साथ में उलझन। और ये सब पड़ोसी हैं, वहाँ यूरोप में पड़ोसी हैं, एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं, और पड़ोस में तो कंपटीशन लगा ही रहता है कहीं भी हो। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दा गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था, और ना ये कैप ऑफ गुड होप से ही कई जहाज वापस चले जाते थे, लेकिन वहाँ उन्हें अरब व्यापारियों का एक बेड़ा दिखाई दिया, तो उसके सहारे वो भारत तक आ पाए। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज व्यापारी ही भारत आए या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत आई, उससे पहले पुर्तगाली आ चुके थे, डच आए बाद में, और फिर फ्रेंच। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थीं। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। भाई पुर्तगालियों को चाहिए, डचों को चाहिए, फ्रेंच को चाहिए, इंग्लिश को चाहिए, अब ये आ रहे हैं बोरे के बोरा सामान भर के पानी के जहाज में लाद रहे हैं, तो यहाँ के लोग भी तो हैं, उन्हें भी तो चाहिए। तो ऐसे में यहाँ के बाजार में उसके दाम बढ़ेंगे ही। तो इकोनॉमिक्स का रूल भी है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे, अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तो। अब इन व्यापारिक यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी को खत्म कर दें। अब आपस में लड़ने का समय आ गया, रास्ते में पानी के जहाज ही डुबो दें एक दूसरे के। भारत में लड़ाई हो रही है, यूरोप में भी लड़ाई छिड़ रही है, समुद्र में भी लड़ाई छिड़ रही है, आपस में ये प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अब देखो, यहाँ व्यापार को ही सुरक्षा पहुंचानी है। व्यापारिक चौकियां एक ऐसा स्थान जहां एक तरह का वेयर हाउस या गोदाम माल लाकर रखा जाता था, व्यापारियों के रहने की जगह बनी रहती थी और उन चौकियों पे बुर्ज बनाए जाते थे, सैनिक खड़े किए जाते थे। सामान वहां से आ रहा है, जा रहा है, खासकर समुद्र के किनारे रहता था। यहाँ से समुद्र के पानी के जहाज पर उसे लाद कर जो है फिर अपने देश ले जाने का प्रयास किया जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। जब भाई ये बड़ी ऊंचे ऊंचे किले बनना शुरू हो जाएंगे, सैनिक रखेंगे, हथियार रखेंगे, और जो स्थानीय शासन चला रहे हैं, जिसके पास हथियार रहेगा वो दूसरे की बात क्यों सुनेगा। भारत की पुरानी कहावत है,
गांव में भाई जिसके घर में जितने मर्द रहते हैं, जितनी लाठियां उतना उसका बोलबाला। जब ये सैनिक रखेंगे तो ऐसा ही होगा, स्थिति मजबूत होंगे तो स्थानीय शासकों को भी खतरा महसूस होगा, आपस में फिर लड़ाई होंगी वहां। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। व्यापार और राजनीति यानी कि अब व्यापार, ट्रेड एंड पॉलिटिक्स साथ में ही चलनी शुरू हो गई। पहले क्या था, ट्रेड था, पॉलिटिक्स नहीं थी। पॉलिटिक्स करने के लिए क्या तरीका था भाई, आए और वहाँ जो प्रशासक है, शासक है, उनके साथ मीटिंग की, उन्हें गिफ्ट दिए। उन्होंने ऐसी वस्तु नहीं देखी जो यहाँ यूरोप में मिलती, यहाँ नहीं होती है। वो खुश हुए, उनसे अनुमति ली, व्यापार करा, लादा पानी के जहाज पर, ले गए। लेकिन अब परिस्थिति बदल रही है। इतना लंबा सफ़र है, 6 महीने जाने में लग रहे हैं, 6 महीने आने में लग रहे हैं, सामान महंगा मिलने लगा है, प्रॉफिट कम होने लगा है। और दूसरी चीज़, जहाज़ों के आपस में टकराव भी हो रहे हैं, पानी में डूबने का डर भी है, और यहाँ रख रखाव पर भी खर्चा आ रहा है। स्थिति बदल गई। तो अब पॉलिटिक्स और व्यापार दोनों जरूरी हो गए। तो यहाँ आपने देखा अभी 1707 औरंगजेब और पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, यानी कि 1600 में उन्हें चार्टर मिल जाता है, इजाजतनामा, और फिर दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन शुरू होता है। अब नेक्स्ट है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। इसके बाद है बंगाल में व्यापार शुरू करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में व्यापार शुरू करना। बंगाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है भाई। भारत की महान नदियां, वहां पर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी एवं पानी को बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है। एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। आइए देखें, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, खासकर पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651, हुगली नदी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। दूसरा वर्ड आ गया फैक्टर। 1651 इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा वर्ड आ गया फैक्टर। और फैक्टर कौन है? व्यापारी। और जिस स्थान पर बैठते थे और सामान लाकर रखते थे उसे फैक्ट्री कहते थे। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। यहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। निर्यात वर्ड पर भी ध्यान दें, हर छोटी चीज बड़ी चीज पर निर्यात, एक्सपोर्ट, जिसे हम दूसरे देश में ले जाते हैं बेचने के लिए, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। तो निर्यात के लिए जो सामान यहाँ लाकर रखा जाता था, यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। भाई सुरक्षा मेन रीजन है। सुरक्षा, अगर एक साथ इकट्ठे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। अब देखो कहानी कहाँ से शुरू हुई, 1651, और 1651 के बाद धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया। सुरक्षा के मद्देनजर अब उन्हें किलेबंदी करने की जरूरत महसूस देने लगी। धीरे धीरे बाउंड्री की गई, दीवारें ऊंची की गई। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली, जहां पर कलकत्ता बसा हुआ है। इनमें से एक गांव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना और अब वर्तमान में महानगर के रूप में हम सभी जानते हैं। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था, वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। यानी कि
मुगल बादशाह एक ऑर्डर पास करे और उस पर शाही मोहर लगाए ठप्पा, जिसे दिखाकर वो वहां पर शुल्क नहीं देंगे। जो नवाब वहां पर शुल्क वसूलने का कार्य करते हैं, आज भी जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो भारत से कोई सामान बाहर जा रहा है या आ रहा है तो उस पर टैक्स लिया जाता है, तो उस समय भी लिया जाता था। तो वो चाहते थे कि भाई हमें टैक्स ना देना पड़े, शुल्क ना देना पड़े, तो उसके लिए उन्होंने औरंगजेब को खुश किया। खुश करने के कई तरीके थे, कीमती सामान दे दें, घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए और वो अंग्रेजी डॉक्टर आए, दवाई दे दे और वो स्वस्थ हो जाएं, उससे राजा खुश हो जाएं। पहले होता भी ये था, लो गले की माला निकाल के दे दी, हीरे जवाहरात दे दिए, जमीनें दे दी, कई लोगों को सूबेदार बना दिया, मंत्री का थोड़ा ऊंचा पद दे दिया, ऐसे काम करते जा रहे थे राजा महाराजा। तो यहां पर इसमें वो कामयाब हो जाते हैं। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। ध्यान रखेंगे, केवल कंपनी को ही, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां विरोध क्यों ना करते। मुर्शीद कुली खां, तो भाई आपने देखा फरमान का किस तरीके से गलत इस्तेमाल हुआ। पहली बात तो ऐसा फरमान ही गलत था, और दूसरा उस फरमान का गलत यूज होना शुरू हो गया। अब नवाब, जो वहाँ नवाब शुल्क एकत्रित करते हैं, उसमें कमी आएगी तो जायज़ सी बात है वो नाराज होंगे और युद्ध की स्थिति बनेगी। फिर आगे हुआ भी ऐसा ही। नेक्स्ट पेज पर आप देख रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव को, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो अब विषय है व्यापार से युद्धों तक। व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था, जिसके पीछे आपने अभी देखा फरमान और उसका गलत इस्तेमाल। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। दूसरी, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश या दक्षिण भारत के हिस्से में या पश्चिमी भारत में जो सूबेदार थे, अब हर क्षेत्र में वो अपनी ताकत दिखाने लगे थे, दिल्ली का कहना कम मानने लगे थे। हालांकि नाम के लिए दिल्ली का शासन चल रहा था, लेकिन दिल्ली तक जो पहले दिल्ली का दबदबा था उन क्षेत्रों पे अब नहीं था। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खां के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। मुर्शीद कुली खां के बाद अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये बहुत ही कम आयु के थे। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। सिराजुद्दौला ने क्या क्या कदम उठाए देखें यहां। कंपनी से नजराने मांगे, सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, दूसरा पॉइंट। तीसरा है उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। इधर से नवाब ने क्रिया की और दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया अंग्रेजों ने की। उन्होंने चिट्ठियां लिखी और नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का कार्य किया, प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है।
व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। और ये लड़ाई आज भी जारी है पूरी दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप शुल्क बढ़ा दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, पूरे विश्व में हलचल है इसी शुल्क की वजह से। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, और कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट में आ सकती है। गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। अब ये सारी चीजें होंगी तो स्थानीय शासक के सामने एक सत्ता खड़ी हो जाएगी, तो आपस में लड़ाई होना तय है। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। प्लासी का युद्ध 1757 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस जो युद्ध में दो इंपॉर्टेंट चेहरे, एक तो सिराजुद्दौला और दूसरे हैं ये रॉबर्ट क्लाइव, जिनका चित्र यहाँ दे रखा है। रॉबर्ट क्लाइव वो शख्सियत हैं, कहा जाता है कि भाई भारत में लगभग 200 सालों तक इन्हीं की आत्मा ने शासन किया। इनके बारे में देखेंगे। तो हमारा ये यहाँ तक प्लासी के युद्ध से 1757 से 1857 के बीच में कई चीज़ें हुई हैं। अभी हमने जितनी चीज़ों पर डिस्कस किया है और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हैं उस पर ध्यान दें।